मैं एक डीमन मास्टर हूँ जिसे कि ज़ाओ के क्रिम्सन एम्परर के नाम से जाना जाता है। थोड़े समय पहले तो मैं यही था, लेकिन एक शानदार सी बैटल के दौरान अब मैं मर चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक जिनो कैंग नाम के बंदे के अंदर इनकारनेट हो चुका हूँ। साथ ही तुम मेरी फर्स्ट लाइफ को देख सकते हो कि मैं बिल्कुल चलने के काबिल नहीं हूँ। ये एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, लेकिन जो मेरी दूसरी लाइफ थी वो भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो मेरी मौत है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार तरीके से हुई है, लेकिन तीसरी बार इस मैजिक की वजह से, हाँ इसे मैजिक ही कहेंगे, इस मैजिक की वजह से मैं एक सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट के तौर पर जीवित हुआ हूँ। और जो मेरी पिछली लाइफ थी उसमें मैं 40 साल तक भी नहीं जी पाया, और अगर मैं सोचूं तो मेरी दोनों लाइफ मिलाकर एक सेंचुरी भी नहीं बनाती, मतलब मैं 100 साल भी नहीं जी पाया। लेकिन उसी के साथ मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज भी मिल गई, और साथ ही जो मेरी मार्शल आर्ट पावर्स थी उनके वजह से मैं ज़ाओ का क्रिम्सन एम्परर बन चुका था। लेकिन इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड था एक ऑर्डिनरी लाइफ को जीने के लिए और उसे एंजॉय करने के लिए, एक कोक। परंतु फिर भी मैंने जितने भी साल ज़ाओ में बिताए थे, मुझे वो सपने में आकर काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे, जिसके वजह से मैं अपनी पावर्स को भी इस्तेमाल करने लगा। क्राइम के खिलाफ फाइट करने के लिए, बुलीज को पीटने के लिए, और साथ ही बच्चों को बचाने के लिए। तो फिर हाँ, मेरा नाम जिनो कैंग है, और साथ ही ये द डिसेंट ऑफ द डिमोनिक मास्टर है। तो हाँ यारो, ये हमारी मानवा का थोड़ा सा इंट्रो था, और हाँ इसका पहला चैप्टर ये आगे एक्सप्लेन होता है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। हाँ तो फिर हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी घबराया हुआ होता है। फिर वो नीचे गिर जाता है और बोलता है ये तो मॉन्स्टर है, और जो उसके साथ वाला बंदा होता है बोलता है अरे जल्दी उठ और फाइट कर। और फिर हमें काफ़ी सारे बंदे दिखाए जाते हैं, जिनमें से सबसे आगे वाला कह रहा होता है आखिरकार क्लैन लीडर्स कहाँ हैं, और हमें तो बताया गया था कि इसे पॉइजन दे दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी ये कैसे खड़ा है। सच में ये डीमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा तो इसकी पावर की सीमा ये है। फिर हम देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो इन सभी के बीच में खड़ा होता है, और उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लोग खड़े होते हैं जो कि अपने हाथों में हथियार भी लेकर रखते हैं। पर फिर भी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो इनमें ढंग से धुलाई कर रहा होता है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर को ऐसा ही सीधा खड़ा देख तो वो बंदा अपने लोगों से कहता है फिर भी ये भी तो हमारे तरह एक इंसान ही है, और इसे आज ही हम मार देंगे, इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उस सभी का इस्तेमाल कर लो। और ऐसी बात सुनने के बाद वो जितने भी बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में होकर अपने मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर इनमें ढंग से मार लगा रहा होता है, और उसके पीछे से एक बंदा स्वॉर्ड चलाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर आगे हो जाता है जिससे कि उससे बच जाता है। और इतने ज़्यादा खून खराबा करते हुए जो अपना मेन कैरेक्टर है वो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्माइल देता है, और ऐसी स्माइल को देखकर तो वो सभी बंदे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और डर जाते हैं, और वो फिर भी कह रहे होते हैं तुम्हारा सर अब हमारा है क्रिम्सन एम्परर। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर अपने सीधे हाथ से इतना खतरनाक अटैक करता है खड़े खड़े कि वहाँ जितने बंदे होते हैं सब बीच में से फट जाते हैं, और उनका खून जाकर उसी बंदे की तरफ जाता है, जिसके साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कितना ज़्यादा पावरफुल है ये बंदा, ये क्या कभी थकता नहीं है। पर वैसे हमें तो ये बताया गया था कि अब हम इसे आसानी से मार सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर है वो उन सभी बंदों को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरह से मार रहा होता है, और वो बंदा आगे कहता है काश मुझे इसके बारे में पता होता, और वो अपने मेन कैरेक्टर को ही देख रहा होता है सच में अगर मुझे इसके बारे में पता होता। और जैसे ही वो ये सोचता है तो अगले सेकंड में ही जो उसका सर होता है वो उसके धड़ से अलग हो जाता है। फिर इन सभी बंदों को ख़त्म करने के बाद अपना जो मेन कैरेक्टर होता है बिल्कुल बीच में खड़ा होता है, जिसके बाद वो ऊपर देखता है तो फिर हम पाते हैं कि अभी भी कुछ बंदे बचे होते हैं जो कि माउंटेन की पीक पर खड़े होते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है अच्छा तो ऐसा है, अगर तुम्हें कोई प्रॉपर फाइट नहीं मिलेगी तो तुम हार नहीं मानोगे है ना। तो लगता है हमारा भी टाइम आ चुका है, अब हमें भी इस चीज़ में इंक्लूड हो जाना चाहिए। उसके साथ ही अब उन सभी बंदों को देखते हैं, उनमें से जो ब्लू वाला बंदा होता है वो सबसे आगे खड़ा होता है और वो कह रहा होता है हम तुम्हारा नाम इतिहास में से मिटा देंगे। लेकिन जैसे ही वो क्रिम्सन एम्परर बोलता है तो अपना जो मेन कैरेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है चुंगमा। तो फिर अगले सीन में वो सभी के सभी बंदे अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और अपना मेन कैरेक्टर बिल्कुल बीच में खड़ा होता है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन वो सभी के सभी बंदे उसके पीछे से अटैक कर रहे होते हैं, और जो ब्लू बंदा मतलब चुंगमा उसके सामने से अपनी स्वॉर्ड के साथ आ रहा होता है, और साथ ही जितने भी अटैक होते हैं वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बढ़ रहे होते हैं। और जैसी चुंगमा की स्वॉर्ड अपने मेन कैरेक्टर की आँख की तरफ आती है तो वो ब्लिंक भी नहीं करता, और उसके साथ साथ ही अपने हाथ से खतरनाक से अटैक फॉर्म करता है, और उसकी आँखें सफ़ेद पड़ जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा ताकत लगा रहा होता है।
और वो कह रहा होता है चुंगमा हेवनली डीमन आर्ट वेव ऑफ एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक अटैक को फॉर्म कर देता है। और अटैक के बाद हम देखते हैं कि वहाँ जितने भी बंदे होते हैं उनमें से काफ़ी सारे मर चुके होते हैं, लेकिन जो बाकी मेन बंदे होते हैं वो बच जाते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं। लेकिन तभी जो चुंगमा होता है वो अपने मेन कैरेक्टर को गाली दे रहा होता है और फिर हमें पता लगता है और वो बोलता है गुमा क्लैन के सबसे पावरफुल मेंबर पैंथम के द्वारा चलाया गया वो स्पीयर जिसका नाम एबिसल फ्लेम्स है, द पीस मेकर स्वॉर्ड फ्रोस्टपेन जिस लेडी की स्वॉर्ड है, वो लेडी 5 ग्रेट क्लैंस को लीड करती है। और आखिर में मून कटर द ब्लेड ऑफ एम्परर्स शैडो। ये जितने भी वेपन हैं ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, ये पूरे वर्ल्ड का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ये सारे वेपन एक ही बंदे की बॉडी के अंदर घुस चुके हैं। द क्रिम्सन एम्परर आर्च डीमन ऑफ द क्रिम्सन हेवंस। और हम देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर सामने देख रहा होता है। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर मतलब क्रिम्सन एम्परर के बारे में बताया जाता है। 5 साल तक वो इन देशों में भटकता रहा और फिर उसका नाम को हर कोई जानने लगा। फिर 7वें साल में वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि पूरे वर्ल्ड के लिए वो एक खतरा बन चुका था। और 8वें साल में उसने माग्यो डीमन कल्ट को ज्वाइन कर लिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था, ये सच में पहली बार हुआ था। चियोंगमा शिंग्यो या फिर द कल्ट ऑफ द ग्रेटर डीमन गॉड में किसी आउटसाइडर को इस कल्ट का लीडर बनाया गया था। और साथ ही काफी सारे लोगों का मानना है कि ये और कुछ नहीं सिर्फ एक मिथ है, एक लेजेंड। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अपने रेड डीमन की तरफ जाता है और वो बोलता है ऐसा लगता है कि मुझे कई बार चाकू मारा गया है। और जो ब्लू डीमन होता है मतलब चुंगमा वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी पावर्स को बाकी किसी से ज़्यादा बेहतर तरह से जानता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन नहीं, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो। और अपने ब्लू डीमन के पसीने आ चुके होते हैं और वो कहता है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, किसी के सोच से भी ज़्यादा। और इसी रीज़न से हमने तुम्हारे ऊपर अटैक करा था और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, मतलब मर जाओ, क्योंकि तुम्हारा जैसा बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है वो कि जो कि हमारे बीच में चल रहा है। और हम ये चाहेंगे कि तुम्हारे जैसा बंदा आज और अभी से कभी भी हमारे सामने नहीं आए। और फिर हम देखते हैं कि जो अपना रेड डीमन होता है उसकी पावर के वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। लेकिन तभी अपना रेड डीमन कहता है ये वो बात नहीं थी कि तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया, और सच बताओ चुंगमा। तो उसके जवाब में अपना ब्लू डीमन मतलब चुंगमा कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम ऐसा नहीं करते, तुम अपनी खतरनाक टेक्निक को अनवर्दी मतलब आम लोगों को नहीं सिखाते। तुमने ऐसा करके सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है और सच में तुम्हारी गलती है। तुमने द ग्रेटेस्ट डीमन गॉड के खिलाफ गए हो, हमारे कल्ट के खिलाफ। मैं चुपचाप खड़ा होकर तुम्हारे इतना खतरनाक क्राइम को नहीं देख सकता था। और जो अपना रेड डीमन होता है वो चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा होता है बस। जिसके बाद वो कहता है अच्छा तो क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो ग्रेट प्रीस्ट? तो वो प्रीस्ट कहता है अमिताभ बुद्धा, मैं तुम्हारी बात से काफ़ी ज़्यादा अवेयर हूँ और मैं ये जानता हूँ कि तुमने अपने पर्सनल गेन के लिए अपनी नॉलेज को पास डाउन करने का सोचा, लेकिन माय लॉर्ड कोई भी मॉन्क ऐसा नहीं चाहता कि वो अपने मतलब के लिए किसी नोबल को दिक्कत पहुंचाए, और वो कुछ भी अपने मतलब के लिए नहीं करता। लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लोगों से भरा पड़ा है, और अगर तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक को कोई सीख लेता है या उसे मास्टर कर लेता है और वो बंदा कोई अच्छा इंसान नहीं है तो उस टेक्निक का काफ़ी ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर सकता है और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा थ्रेट बन सकता है। इसीलिए मैं इतना जोखिम भरा काम किसी को करने की इजाज़त नहीं देता हूँ। और उसकी ऐसी बात सुनते के साथ ही अपना रेड डीमन कहता है कितनी घटिया बात कह रहे हो तुम मेरे खिलाफ जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा नेक इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना? लेकिन एंड में तुम मेरे खिलाफ सिर्फ इसलिए जा रहे हो ताकि तुम अपने पावर का इस्तेमाल कर सको और अपनी अथॉरिटीज़ का, है ना? यही बात है ना? लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहता है हमारे रीजंस कोई मैटर नहीं करते। फिर हमें पता लगता है वो और कोई नहीं ब्लू डीमन होता है। और वो आगे कह रहा होता है तुम शुरुआत से ही हमारे लिए एक पहेली थे, इसीलिए तुमने अपनी मौत को खुद ही पाया है। तुम्हें भी मौत से डरना चाहिए। और उस बात को सुनकर अपना जो क्रिम्सन एम्परर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है क्या मैं मौत से डरता हूँ? उसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट अपने ब्लू डीमन की तरफ आ जाता है और उसका गला पकड़ते हुए कह रहा होता है मौत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डरा जाए। और जब अपने रेड डीमन ने ब्लू डीमन का गला पकड़ रखा होता है तो वहाँ के बंदे कह रहे होते हैं रुक जाओ, आखिरकार तुम कितने ज़्यादा पाप और करोगे। लेकिन अपना रेड डीमन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्माइल देते हुए कह रहा होता है तुम्हें इसका मतलब पता है ना, मुझे होल्ड करना। जिसके जवाब में ब्लू डीमन कुछ कहने वाला होता है लेकिन उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। उसी के साथ जो अपना रेड डीमन होता है वो अपनी चेस्ट में से स्वॉर्ड को निकालते हुए कह रहा होता है मैं ही था वो बंदा जिसने तुम्हें इस स्वॉर्ड को चलाना सिखाया था।
तो फिर इसीलिए अब मैं तुझे उस वेपन को वापस लौटा रहा हूँ जिसके साथ वो खतरनाक सा फेस बनाते हुए अपने ब्लू डीमन के अंदर स्वॉर्ड को आर पार कर देता है। उस स्वॉर्ड को खाने के बाद ब्लू डीमन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है और पर अपना रेड डीमन कहता है, तुम ये जानते हो ना, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो बंदा मेरे ऊपर हाथ उठा देता है मैं उसे कभी भी छोड़ता नहीं और कभी भी भूलता नहीं हूँ। जिसके साथ ही दो ब्लू डीमन होता है वो धीरे धीरे करके अपने आंखों को बंद कर लेता है और मर जाता है। तो अपना रेड डीमन उसके पास जाकर बैठ जाता है और वहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, मतलब खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो अपना रेड डीमन होता है वो खड़ा हो चुका होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो अपने हाथ को देखकर कह रहा होता है, ये सेंसेशन क्या ये मेरा अंत है? फिर वो किसी कैन को याद करने लगता है और कहता है उसे क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय हो चुका है। और उसके मुंह से खून आ रहा होता है लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ, लेकिन मौत के दरवाजे पे मुझे वो चीज़ याद आ रही है। मुझे वो समय याद है जब मैंने सभी चीज़ें स्टार्ट करी थी। अगर मैं अभी फिर से चाहूँ तो सच में मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहूँगा, मैं बाकियों की तरह बनना चाहूँगा। लेकिन तभी कोई बंदा कह रहा होता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और अपना रेड डीमन मन में सोच रहा होता है, क्या मैं अपने मौत के डर से हेल्यूसिनेशन कर रहा हूँ? ये डिस्कम्फर्ट कैसा महसूस हो रहा है मुझे? लेकिन कोई बंदा बार बार कह रहा होता है, सर क्या आप मुझे सुन सकते हो? जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बंदे की तरफ जाता है जो कि अपने रेड डीमन की तरह लग रहा होता है और वहाँ एक नर्स होती है जो कि बोल रही होती है, सर आप उठ चुके हो? और फिर वो उठने की कोशिश कर रहा होता है और वैसे इसी का नाम जिनो कैंग होता है गाइज। साथ ही जो नर्स होती है वो बोलती है आप उठने की कोशिश मत करो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो उसके घाव होते हैं वो वापस खुल चुके होते हैं। उन्हें देखकर नर्स कह रही होती है, अरे नहीं, आपके जो वॉन्ड्स थे वो फिर से रीओपन्ड हो चुके हैं, मेरे को जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा। लेकिन अपना जिनो किसी चीज़ को देखता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है, क्या एक हॉस्पिटल? और काफ़ी ज़्यादा शॉक में वो एक मिरर को देखता है और वो अपनी शक्ल देखता है उसमें और बोलता है, क्या मैं वापस आ चुका हूँ? और फिर हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। उसके साथ ही हमें जिनो कैंग के सामने एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। और वो ये बात एक नहीं दो बंदों से कह रहा होता है जो कि अपने जिनो कैंग के माता पिता होते हैं। और जो अपनी जिनो की मदर होती है वो बोलती है, डॉक्टर क्या हमारे जिनो के साथ कुछ गलत हुआ है? तो अपने डॉक्टर बोलते हैं, नहीं, इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो इसके घाव हैं वो सच में काफ़ी ज़्यादा फुर्ती से, मतलब फास्ट रिकवर कर रहे हैं। भले ही इसे हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी। और इन सभी बातों को सुनने के बाद जिनो कैंग अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे अपनी ची एनर्जी को सच में काफ़ी ज़्यादा केयरफुली इस्तेमाल करना होगा। मेरी मेडिटेशन की वजह से शायद ये काफ़ी अच्छी तरह से रिकवर हो चुका है, लेकिन अब से मुझे काफ़ी ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। और अपने जिनो की मदर कहती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जिनो जल्द से जल्द अब डिस्चार्ज हो जाएगा? तो डॉक्टर कहते हैं, वैसे क्या है ना, गलत नहीं होगा कि जिनो बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी हमें उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके इनर सेल्फ को भी रिकवर होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए, इसलिए हमें उसे यहीं रहने देना चाहिए। और जो अपना जिनो होता है वो अपने मदर को देख रहा होता है। उसकी मदर कह रही होती है, थैंक गॉड। और वैसे जिनो, अब हम अपने काम पर जा रहे हैं, तुम्हारे फादर और मैं, साथ ही हम तुमसे अब रात को मिलेंगे। और वैसे मैंने यहाँ कुछ पैसे छोड़ दिए हैं, तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद लेना। तो अपना जिनो कहता है, हाँ मदर, मैं समझ गया। तो उसकी मदर बोलती है, देखो इसे, ये मुझे फिर से मदर ही बुला रहा है। साथ ही उसे कुछ पिछली बातों का याद आता है जब डॉक्टर उससे कह रहा होता है कि मैडम, आपका बेटा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट से सफ़र करा है, उसकी वजह से उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है, तो आप चिंता मत करना अगर वो कुछ भूल जाए। तो उसकी मदर शर्माते हुए बोल रही होती है, मुझे मदर ना कहकर मॉम बुलाओ बस। जिसके साथ ही वो दोनों जाने लगते हैं और जाते जाते कह रहे होते हैं, तो हम चलते हैं और रात को मिलेंगे। तो अपना जिनो बोलता है, ओके बाय मदर। उनके जाने के बाद जिनो कहता है, मुझे फिर से इस लाइफस्टाइल को जीने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और मुझे इसे अडेप्ट करना होगा। लेकिन फिर भी 20 साल जाओ में बिताना ये कुछ ज़्यादा ही है। वैसे मेरे हिसाब से ये मेरी तीसरी लाइफ है और साथ ही अब मैं कोई क्रिंसन एम्परर नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी गाय जिनो कैंग हूँ। लेकिन जाओवान के क्रिंसन एम्परर से पहले मैंने एक मॉडर्न वर्ल्ड की लाइफ जी है। वैसे जो मेरी फर्स्ट लाइफ थी वो सच में काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि मैंने कार एक्सीडेंट में अपने पूरी फैमिली को गंवा दिया था, साथ ही 15 साल व्हील चेयर पर बिताए थे। एंड इवेंचुअली मैंने अपनी लाइफ को 35 ईयर में ही ख़त्म कर लिया था।
और जो मेरी दूसरी लाइफ थी जिसमें मैं जाहुआन में रहता था, वो कोई ऐसी लाइफ नहीं थी जिसे कि आप आसान कह सको। उस लाइफ में मैंने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया था, लेकिन फिर भी मैं एक क्रिम्सन एम्परर के नाम से जाना जाने लगा और मैंने पूरे कॉन्टिनेंट में अपना जो नाम है उसे फैला दिया था। लेकिन फिर भी मुझे एक अनफॉर्चुनेट डेथ का सामना करना पड़ा और साथ ही टाइम पीछे जा चुका है जिसमें मैं अपनी फर्स्ट लाइफ मॉडर्न वर्ल्ड में वापस आ चुका हूँ। लेकिन उस लाइफ में तो मैं तब आया हूँ जब वो एक्सीडेंट हो चुका है। साथ ही मैं एक सीनियर हाई स्कूलर हूँ। फिर वो अपने हाथों को देख रहा होता है और कहता है कि ये हाथ वो हैं जिन्होंने कभी भी वायलेंस को नहीं देखा है। और वो ऊपर देखते हुए कह रहा होता है कि मैं अपनी कोई सी भी लाइफ में 40 से ज़्यादा नहीं जिया हूँ, और अगर मैं अनुमान लगाऊँ कि मैं अपनी दोनों लाइफों को मिला लूँ तो फिर भी मेरी दोनों लाइफ मिलाकर 100 साल नहीं बैठती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी दोनों लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई थी, लेकिन ये लाइफ डिफरेंट होगी। मेरे पास मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज़ हैं, साथ ही वह एक्सपीरियंस जो कि मैंने जाहुआन में रहकर मार्शल आर्ट पावर से सीखा है एक क्रिम्सन एम्परर होने के नाते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस लाइफ में क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ इसको ज़रूर जीऊँगा। और अगले सीन में हम देखते हैं अपना जिन्हो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और बोलता है, जब मैं जाहुआन की लाइफ जी रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ परेशान करती थी, और जैसे जैसे टाइम बीतता रहा तो मैं उस विचित्र चीज़ का नाम ही भूल गया था। लेकिन अब जब मैं इसके सामने हूँ तो मुझे इसका नाम याद आ चुका है, शायद उसे कोक कहते हैं। और वो इन सभी बातों को वेंडिंग मशीन के सामने कह रहा होता है, जिसके साथ वो एक खतरनाक सी स्माइल देता है और बोलता है, पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता। और वो वेंडिंग मशीन में पैसे गिरते हुए कह रहा होता है, मुझे धुंधला धुंधला याद है, सबसे पहले हमें इस चीज़ में पैसे गिरने पड़ेंगे इस यंत्र में, और फिर हमें जो चाहिए उस बटन को दबाना होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि जो वो पैसे गिरता है वो बाहर आ जाते हैं और बिल्कुल शांत होता है उस समय। और इस चीज़ को देखकर तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। साले एक तुम्हारे घात पाट। लेकिन तभी हमें किसी के चलने की आवाज़ आती है जो कि अपने जिन्नों के पास ही आ रहा होता है, और हम अपने जिन्नों को देखते हैं जिसकी आत्मा ही बाहर आ चुकी होती है, और जो उसके पैसे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। साथ ही वो कह रहा होता है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्या मैं ढंग से समझ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी कोई कहता है, मशीन $10 के नोट को एक्सेप्ट नहीं करती। तो जब जिन्नो उसकी तरफ देखता है तो वो एक छोटा बच्चा होता है जो कि अपने जिन्नों से कह रहा होता है, अगर तुम इसे 2-4 बार इस्तेमाल करोगे तो तुम समझ जाओगे। और साथ ही वो ज़ोर से बोलता है, वियर्ड। और हम देखते हैं कि जिन्नो उसके बिल्कुल नीचे बैठा होता है और उसको नीची नज़रों से देख रहा होता है। साथ ही वो कहता है, क्या ये हो सकता है कि तुम एक एलियन हो। जिसके बाद हमारा अगला सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल की तरफ दिखाया जाता है, जहां वो दोनों के दोनों कोला पी रहे होते हैं। और अपना वो छोटा बच्चा कह रहा होता है, क्या ये तुम्हारा सबसे पहला दिन है इस कोक को पीना, तो तुम इसे बस देख क्यों रहे हो, ये तुम्हें मार नहीं डालेगा, इसे पी लो। तो अपने जिन्हों से कहता है, सच में मैं अपने नाम की कसम खाकर कहता हूँ कि तुमने जो आज मुझे पैसे दिए हैं मैंने ज़रूर रीपे ज़रूर करूँगा। तो वो बंदा उसे पीते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, ये सिर्फ $1 ही तो था। तो अपने जिन्हों से काफ़ी ज़्यादा अजीब नज़रों से देख रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने कैन को देखते हुए मन में कह रहा होता है, एटलीस्ट मेरे पास एक और बार वो मौका आ चुका है, सच में मैं इस एलिक्सर को फिर से पी सकता हूँ और उसका टेस्ट ले सकता हूँ। जब मैं जाहुआन में था तो मैंने इस चीज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया था, लेकिन ये फिर भी नहीं बनी। मैंने इस टेस्ट को वापस लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करी थी। और जिसके साथ ही जो जिन्न है वो उसे पीने लगता है। साथ ही जैसे ही उसके मुंह के अंदर जाता है तो वो मन में कहता है, हाँ ये वही टेस्ट है जिसे मैंने काफ़ी समय तक ढूंढने की कोशिश करी थी। हाँ ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोटिव है, ये मेरे पूरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ों को महसूस कराता है और ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये आ रहा है। जिसके साथ ही जो अपने जिन्न है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब फेस लेते हुए एक डकार मार देता है। और जो वो छोटा बच्चा होता है वो पहले से काफ़ी शौक होकर देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए कह रहा होता है, ओ माय गॉड, ये तुम्हारे फेस के साथ अभी क्या हुआ था, क्या ये सच में तुम्हारा पहली बार है इस ड्रिंक को पीना। तो अपना जो जिन्न होता है वो ब्लश करते हुए कह रहा होता है, नहीं मैंने काफ़ी ज़्यादा समय बिता दिया और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा समय बाद पी रहा हूँ, तो बस ये और कुछ नहीं है। जिसके साथ ही थोड़ा बहुत हंसती है और कहती है, आप बहुत ज़्यादा अजीब ओपा हो, लेकिन आप यहाँ क्यों हो। तो उसके जवाब में अपना जिन्नो बोलता है कि वो बोल रहे थे कि मैं एक ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था। और साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है, अच्छा इसने मुझे ओपा कहा, इसका मतलब ये लड़की है। तो उसके जवाब में वो छोटी बच्ची कह रही होती है, आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप एक ट्रक से टकराए हो, साथ ही क्या आप बीमार होने का नाटक कर रहे हो ताकि आप स्कूल को स्किप कर सको। तो अपना जिन्नो कहता है, नहीं मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है ये करने का, वैसे तुम्हारे बारे में क्या। तो वो छोटी बच्ची कहती है, उन्होंने कहा है कि जन्म से ही मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और ये कभी कभी तो इतना ज़्यादा दर्द देता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता।
इसके बाद वो अपने जिन्नों कहता है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता होगा क्योंकि इसके वजह से तुम स्कूल नहीं जा पा रहे हो। तो वो बच्ची कहती है नहीं, अगर मैं स्कूल भी जाऊंगी तो मैं वहाँ ज़्यादा परेशानी करूंगी और परेशान होंगी। और जो डॉक्टर हैं उन्होंने हमसे कहा था कि सर्जरी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि जो मेरा दिल है वो सच में काफ़ी ज़्यादा छोटा है उनके लिए, और इसीलिए मुझे अपने माता पिता के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील होता है। और तुम्हें पता है मैं पूरी ज़िंदगी इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। और उसे देखकर अपना जिन्हों कह रहा होता है ये अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लगती है, शायद इसका कारण ये होगा क्योंकि इसने कम उम्र में इतनी ज़्यादा कठिनाइयों को देख लिया है कि इसको मैच्योर होना पड़ा। लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उस बच्ची के अंदर देखता है तो वो पाता है कि जो उसकी ची एनर्जी होती है वो ढंग से फ्लो नहीं कर रही होती, उससे कुछ रोक रहा होता है। और जो उसकी ची एनर्जी होती है वो फ्लो करते हुए एक जगह से बाहर निकल रही होती है, साथ ही उसके शरीर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रही होती है। वैसे ही कुछ ऐसा नहीं है जिसे कि फिक्स ना किया जा सके, बस हमें उस चीज़ को फाइंड करना होगा जो कि इस चीज़ को रोक रही है और उसे एक स्ट्रॉन्ग की से ओपन करना होगा। ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन तभी उस लड़की को भी बुलाता है और उसका नाम जियून होता है और वो बोलती है हाँ, जिसके बाद हमें पता लगता है वो जियून की मॉम होती है और उसकी मॉम उसको बुला रही होती है। तो जियून कहती है हाँ मैं आ रही हूँ। फिर वो अपने जिन्नों से कहती है अब चलो मैं चलती हूँ, वैसे हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अपना जिन्नों कहता है बताओ अगर तुम बिल्कुल ठीक हो गए, मतलब तुम्हारी फुल रिकवरी हो गई, तो तुम क्या करोगे। तो जियून कहती है क्या तुम्हें इसे पूछने की भी ज़रूरत है, अगर मैं बिल्कुल ठीक हो गई तो मैं बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगी, एक ऑर्डिनरी लाइफ, और मैं बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाऊँगी और अपने दोस्तों के साथ खेलूँगी। तो अपना जिनो भी उसके जवाब में थोड़ा सा अच्छा मुस्कुरा देता है, साथ ही वो बच्ची अपनी माँ के साथ जाने लगती है। और अपना जिनो उस स्कैन को देखकर कह रहा होता है मैं अपनी कसम खाता हूँ मैं इसके लिए पे बैक ज़रूर करूँगा। फिर वो उस कैन को डस्टबिन में गिर देता है, साथ ही वहीं खड़े होते हुए सोच रहा होता है अगर मैं इसके बारे में फिर से सोचूं तो क्या मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए, मैं अब 18 साल का हो चुका हूँ तो मेरा ग्रेड क्या होगा। लेकिन उसी वक्त एक बंदा आता है जिसके पैर में चोट लगी होती है और खून निकल रहा होता है। वो अपने जिनों के सामने से गुजरता है तो अपने जिनों काफ़ी ज़्यादा सतर्क होकर उसे देखने लगता है। उसके बाद जब वो बंदा थोड़ी दूर चले जाता है तो अपना जिनो कह रहा होता है वो बंदा, उसकी आंखों में जो भाव थे वो कुछ सही नहीं थे। और अगले सीन में हम हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं जहाँ काफ़ी सारे बेड होते हैं और कोई कह रहा होता है सर अगर आप इतने ज़्यादा बुरे तरह से इंजर्ड हो जाओ तो अगली बार एक एम्बुलेंस को बुला लेना, वरना ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो वो बंदा कहता है कि जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं काम करता हूँ वो बिल्कुल पास था इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो उसके जवाब में डॉक्टर कहता है अगर आप ऐसे ही करोगे तो आप बिल्कुल भी किसी चीज़ के काबिल नहीं रहोगे, आपका शरीर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और साथ ही ये जो स्टील की चीज़ आपके पैर में घुसी है ये थोड़े समय और अंदर घुसती तो आपका जो पैर था वो टूट सकता था। तो उसके जवाब में वो बंदा कहता है मुझे वर्क सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन वो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की और इंजरी फुल हो जाता है। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं तो अब मैं चलता हूँ और हाँ आराम कर लेना। उसके जवाब में वो बंदा थैंक यू कहता है और जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो उसका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं। साथ ही वो उन टूल्स को देखने लगता है जिसे थोड़े समय पहले डॉक्टर ने उसकी सर्जरी करी थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर नर्स के पास जाता है और बोलता है नर्स किम आजकल काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी रूम में पेशेंट आ रहे हैं और सच में मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ और इसीलिए मुझे किसी से बात करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप इतना ही सुन चुके हो तो क्या आप एक खूबसूरत सी लड़की मेरे लिए ढूंढ सकते हो। तो जो नर्स किम होती है वो मुस्कुराते हुए उससे मना कर देती है। जिसके साथ ही वहाँ कोई बंदे आते हैं और बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। जैसे ही डॉक्टर उसकी तरफ देखता है तो वो बंदा बोलता है मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मेरा नाम जोंग इंग ली है, साथ ही मैं आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो अपना डॉक्टर कहता है एक डिटेक्टिव, आखिरकार मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो बंदे कहते हैं अभी कुछ समय पहले एक खतरनाक सा मुजरिम यहाँ से गया था, उसके पैर में एक चोट लग रही थी, बंदूक का निशान था और हमने यहाँ के आसपास हॉस्पिटल से भी पूछ लिया है लेकिन वहाँ कोई नहीं है। क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसके पैर में गोली लगी हो और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हालत में इमरजेंसी रूम में आया हो। उसके जवाब में तो वो डॉक्टर थोड़ा बहुत सोचता है और बोलता है क्या एक गन शॉट, वो भी पैर में। तो उसके साथ ही वो कहीं देखने लगता है और कहता है हाँ शायद मैं उसे जानता हूँ। और वो उसी बेड को देख रहे होते हैं जहाँ वो थोड़े समय पहले बैठा होता है, लेकिन अब उस बेड पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी छोटी बच्ची जून की तरफ जाता है। वो कह रही होती है मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हूँ, साथ ही मॉम अब काम पर जा चुकी हैं, क्या यहाँ कोई नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूँ। शायद मुझे उन्हीं कोक वाले ओपा के पास जाना चाहिए। वैसे वो कहाँ होंगे, लेकिन उसी वक्त वहाँ वही बंदा आ जाता है और वो कुछ कहने वाली होती है लेकिन वो बंदा कहता है हे छोटे बच्चे,
लेकिन उसी के साथ वो बंदे वहाँ भाग कर आ रहे होते हैं, मतलब वो सही डिटेक्टिव, और वो बंदा कह रहा होता है तो मैं इसके लिए किसी चीज़ को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अनलकी मैन हूँ। और उसके साथ ही वो उस नाइफ को उनके ऊपर पॉइंट कर देता है। साथ ही वो बंदे आकर उसे गाली देने लगते हैं और बोलते हैं उस बच्चे को छोड़ दे। साथ ही वो बंदा कह रहा होता है लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा अनलकी मैन तो तुम हो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बंदे की तरफ जाता है। फिर हमें पता लगता है कि अपना जिनो वो सब का सब टीवी में देख रहा होता है और अपने जिनो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर वो बोलता है इन कुछ दिनों में जो मैंने इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस हॉस्पिटल में रहते हुए सीखी हैं वो ये है कि जो ये टीवी है सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि जब मैं जाओन में रहता था तो वहाँ कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए इतना खास नहीं था। वहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ओपरा हाउस या फिर लेविश पार्टीज होती थीं। वैसे टीवी सच में काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट के प्रकारों से भरा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ और समय चाहिए होगा इस मॉडर्न वर्ल्ड में रहने के लिए और इसे समझने के लिए। और साथ ही मैंने इतने कम समय में इस टीवी से काफ़ी ज़्यादा इमेंस अमाउंट में नॉलेज को गैदर करा है। लेकिन तभी टीवी पर न्यूज़ आती है और रिपोर्टर बताता है कि हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक सीरियल किलर जो कि एक बंदे को चाकू मार के भाग चुका है, साथ ही उसके पैर में एक गोली लगी है। और हाँ, पुलिस वाले उसे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं गया है तो आप अभी अपने घर में सुरक्षित ही रहना और हाँ, घर से बाहर कम निकलना। और ऐसी बात सुनने के बाद अपना जिनो कहता है क्या एक सीरियल किलर? लगता है आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में मर्डर के प्रति काफ़ी सारे लोग सेंसिटिव हैं। लेकिन जब मैं जाहुआन में था तो वहाँ ऐसे छोटे मोटे मर्डर तो बिल्कुल ऐसे होते थे कि अगर किसी को उसके बारे में पता भी लग जाता था तो लोगों की यहाँ तक पलक भी नहीं झपकती थी उसे देखकर। लेकिन आजकल का ये मॉडर्न वर्ल्ड सच में काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। आखिरकार ह्यूमंस में अब तक क्या चेंज आया है? उसी के साथ अपना जिनो टीवी को बंद कर देता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है मुझे लगता है कि मैं काफ़ी देर तक यहाँ रुक चुका हूँ और मैं सच में काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ इस हॉस्पिटल में। जिसके बाद फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे होते हैं और उन्हें देखकर जिनो कह रहा होता है आखिरकार नीचे क्या हो रहा है। जिसके साथ ही जिनो नीचे की तरफ आने लगता है और जब वो थोड़ी दूर चलता है तो वहाँ काफ़ी सारी भीड़ होती है। तो वो सोचता हुआ आ रहा होता है आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ जो बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं अच्छा तो क्या ये सीरियल किलर है और इसने तो एक छोटे बच्चे को होस्टेज बना रखा है। उनकी बातें सुनकर अपना जिनो मन में सोचता है क्या सीरियल किलर और एक होस्टेज, आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन तभी अचानक से अपने जिनो के मन में उसी बंदे का ख्याल आता है और वो बोलता है लेकिन फिर भी इससे मेरा तो कोई लेना देना नहीं है और चलो मैं इसमें किसी भी ऐसी चीज़ में शामिल नहीं होता हूँ और मैं अपने बेड पे चले जाता हूँ। लेकिन जब अपना जिनो वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ कोई बच्चा चिल्लाता है, जिसे सुनने के बाद जिनो बोलता है अरे वो आवाज़ तो। जिसके बाद अपना जिनो भीड़ के अंदर घुसने लगता है तो वो बंदे कहते हैं अरे धक्का मत दो। और जब अपना जिनो सामने की तरफ देखता है तो सीरियल किलर ने जीवन को पकड़ रखा होता है और जो अपनी जीवन होती है वो रो रही होती है। साथ ही जो अपना डिटेक्टिव होता है वो कहता है इससे तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होगा तो इसीलिए तुम उस बच्चे को छोड़ दो और हाँ अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो हम तुमसे एक डील कर लेंगे। और वैसे ये कैसा लगता है सुनने में? तो उसके जवाब में वो सीरियल किलर बोलता है डिटेक्टिव वैसे हम एक दूसरे को थोड़े समय से जानते हैं तो तुमने मेरे से इस बारे में बात कर मैं टाइम वेस्ट क्यों किया। चलो मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ को करने के बाद तुम मुझे और भी अच्छे तरह से जानोगे। जो तुमने इतनी बेकार चीज़ों से मुझसे समय खरीदने की कोशिश करी है। उसके साथ ही जो सीरियल किलर होता है वो अपनी जीवन के गले के अंदर चाकू को घुसाने लगता है जिसमें से खून बाहर आ जाता है। और ऐसा होता देख जो डिटेक्टिव होता है वो बोलता है अरे नहीं ये इनफ है। और साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है क्या ये साइकोपैथ इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। मुझे लगता है कि मैंने इसे एक्साइटेड करके काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो ये सीरियल किलर इस हॉस्टेज को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा और यहाँ से भाग जाएगा। साथ ही समय आने पर इसको मार डालेगा। इसीलिए मुझे बैकअप आने तक इसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो वो किलर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तो चलो इसे मेरे तरीके से करते हैं। अगर तुमने रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं इस छोटी बच्ची की कलाई को काट दूंगा। और हाँ, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर किसी ह्यूमन का खून 30% से कम हो जाता है तो वो बिल्कुल मौत के समान हो जाता है। साथ ही उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 मिनट से लेकर 1 घंटे का समय होता है। और मैं ये नहीं जानता कि मैं इस बच्चे के खून को नियंत्रण कैसे रखूँगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि ये छोटी बच्ची अभी के लिए मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हाँ, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? तुम मुझे रास्ता दोगे या फिर मैं इस छोटी बच्ची की कलाई को काट दूँ?
लेकिन उसी वक्त डिटेक्टिव का एक और साथी आकर बोलता है, सर अगर हम इस बेकार इंसान को यहाँ से जाने देंगे तो बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो डिटेक्टिव बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता ये बात? सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें उस छोटी बच्ची की अभी के लिए जान बचानी होगी। और हाँ चलो अब रास्ते से हट जाओ, इसको जाने दो। तो सभी मान जाते हैं और बोलते हैं हाँ यस सर। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो सभी के सभी रास्ते को खाली कर देते हैं और जो सीरियल किलर होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और ऐसी सिचुएशन को देखकर वहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। साथ ही वो अपनी मतलब जीवन वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें उम्मीद की नज़रों से देख रही होती है। लेकिन जो अपने डिटेक्टिव होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। साथ ही वो किलर मन में सोच रहा होता है, इन्हें पता है कि आखिर का बाद में क्या होगा, लेकिन फिर भी सिर्फ इन्हें एक ही काम करना है, इस छोटी बच्ची को एक बार बलि का बकरा बनाना है, फिर सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं। वैसे जो ये कमज़ोर लोग होते हैं यही सिर्फ इस कानून को फॉलो करते हैं वो, लेकिन जितने भी ताकतवर लोग होते हैं वो सभी के सभी जीत जाते हैं और बच जाते हैं। इसीलिए अब मैं एक और बात बच जाऊंगा। जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा अजीब फेस बनाकर वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी अपनी जीवन बोलती है, क्या कोक ओपा? और हम देखते हैं कि जो अपना जिन होता है वो उस किलर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे ऐसा करता देख डिटेक्टिव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और ज़ोर से बोलता है, अरे ओए तुम कौन हो? जल्दी से उसे रास्ता दो और साइड में खड़े हो जाओ। लेकिन अपना जिनो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर खड़ा होता है। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक हाई स्कूलर? लेकिन तब भी उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है और मन में कहता है, क्या ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर है। और उसके हाथ कांपने लगते हैं और बोलता है, मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर रही है, मैं थोड़े समय के लिए भी यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। नहीं तुम मेरे पास मत आना और हाँ दूर हो जाओ। लेकिन अपना जिनो बिल्कुल उसके पास आ जाता है और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा कर काँप रहा होता है। साथ ही अपने जिनो बोलता है, उसे जाने दो, मैं तुम्हें उसे हार्म नहीं करने दूंगा। लेकिन वो किलर काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए अपने जिनो को देख रहा होता है और अपना जिनो बिल्कुल उसे ऐसे देख रहा होता है जैसे उसके लिए कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। लेकिन तभी वो किलर उसे गाली देता है और अगले ही मोमेंट पर वो अपने जिनो की तरफ उस नाइफ से अटैक करने लगता है। लेकिन अपना जिनो में बिल्कुल शांति खड़ा होता है और जैसे ही वो उस बच्ची को छोड़ता है और उस अपने जिनो पे अटैक करता है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और उस आवाज़ के साथ ही वहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। वहाँ जितने भी बंदे खड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। साथ ही वो डिटेक्टिव वो तो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता। और फिर हम देखते हैं कि जो नाइफ होता है वो नीचे गिरता है और जो किलर का हाथ होता है वो बिल्कुल मुड़ चुका होता है और किलर को तब तक तो कुछ महसूस भी नहीं होता। और जैसे ही वो उसे देखता है तो सच में वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका हाथ ही टूट चुका होता है उस मूवमेंट के ऊपर और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। लेकिन उसी वक्त जो अपना जिन होता है वो उसके फेस पर लात मार देता है जिसकी वजह से वो किलर नीचे गिर जाता है और जिन फुल स्टांस में खड़ा होता है। साथ ही जीवन काफ़ी ज़्यादा रो रही होती, डरी हुई होती है। और अगले मोमेंट पे हम देखते हैं कि जो किलर है वो बेहोश हो चुका होता है। वहाँ डिटेक्टिव होता है वो बिल्कुल शॉक खड़े होते हैं। लेकिन अपना जिनो अपने जीवन के सर पर हाथ रखता है, बोलता है, क्या तुम ठीक हो? सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना होगा। उसके साथ ही जीवन पहले काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, धीरे धीरे उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और जो डिटेक्टिव होता है वो बोलता है, इसको अरेस्ट कर लो। साथ ही अपना जो जिनो है वो जीवन को चुप करा रहा होता है और हमारा सीन शिफ्ट होकर डिटेक्टिव की तरफ जाता है जो कि अपने जिनो को देख रहा होता है और जिनो कहीं और देख रहा होता है। जिसके बाद अपना डिटेक्टिव बोलता है, मुझे लगता है कि तुमने कोई टाइकोंडो या फिर कुछ ऐसा ही सीखा है। लेकिन अपना जिनो कहीं और देख रहा होता है और जो डिटेक्टिव है वो बोलता है, आजकल के जो टीनेजर्स हैं वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही रेकलेस हैं। वैसे तुम्हारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि वो हॉस्टेज बच गए, वरना अगर उसने गलती से भी तुम्हारे पे अटैक कर दिया होता तो तुम दोनों मर जाते और सभी ब्लेम मेरे ऊपर आया था। मीडिया मुझसे कहती कितना ज़्यादा बेकार पुलिस ऑफिसर है। साथ ही तुम दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो मुझसे बोलते कि मैंने क्या कर दिया और हाँ 2 इनोसेंट बच्चों की मौत हो जाती। साथ ही जो मेरी बच्ची थी मतलब एक लड़की थी वो भी मुझसे बोलती मेरे डैड कितने ज़्यादा बेकार हैं तुम्हें समझ आ रहा है पंक? और अपना जिनो काफ़ी ज़्यादा शांत बैठा होता है बिल्कुल एक एलियन की तरह। लेकिन उसी वक्त वो डिटेक्टिव बोलता है, वैसे तुम उस छोटी बच्ची के कितने ज़्यादा क्लोज हो? तो जिनो कहता है, मेरे ऊपर उसका कर्ज है। तो डिटेक्टिव बोलता है, अच्छा तो तुमने उसको चुकाने के लिए सीरियल किलर से लड़ने लग गए और क्या तुम सच में पागल हो बच्चे? लेकिन फिर भी तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, तुम्हारे वजह से ही हम उस साइकोपैथ को पकड़ पाए हैं। और वो अपने जिनो के सामने झुक जाते हैं। तो अपना जिनो शुरुआत में तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाता और बिल्कुल शांत बैठा होता है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहता है,
आपका वेलकम। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अपना जिनो कहीं जा रहा होता है और पूरा हॉस्पिटल लगभग खाली होता है। साथ ही वो एक 203 नंबर और रूम नंबर में जाता है जो कि अपने जीवन का होता है और वो अंदर जाता है तो उसके साथ में एक नर्स होती है। नर्स उसे बोलती है, ये आपका पहली बार होगा ना कि आप जून को ऐसा देख रहे हो। और अपना जिनो अपने जून के पास जा रहा होता है और जून बिल्कुल लेटी हुई होती है। साथ ही अपनी नर्स बताती है उस इंसिडेंट के बाद जो जून है उसको दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गई। लेकिन हाँ, जब वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो रही थी तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रही थी और वो कह रही थी वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन जब वो आपको देखती है तो सच में वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस करती है। तो अपना जिनो कहता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा पेन में होगी, है ना? तो नर्स बताती है हाँ, जो इसकी डिजीज़ है सच में काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। भले ही ये मैच्योर लड़की है और उसे दिखाती ना हो, लेकिन हमें पता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है और हम इसकी तरफ देख भी नहीं पाते। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कठिन है हमारे लिए। लेकिन उसी वक्त वो नर्स एक कोला की कैन निकालती है और अपने जिनो की साइड मतलब जिनो को देते हुए कह रही होती है, हाँ, जब ये बेहोश होने वाली थी तो इसने मुझसे कहा था कि एक कोला की कैन लाकर आपको दे दें। और हाँ, वैसे मेरी ज़रूरत कहीं और है, लेकिन क्या अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप इसकी मदद के आने तक क्या यहाँ रह सकते हो? तो अपना जिनो भी मान जाता है और बोलता है हाँ श्योर, रुक सकता हूँ। और इस जवाब को सुनने के बाद वो नर्स थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाती है और उसके जाने के बाद अपना जिनो उस कोला की कैन को देखकर खोलता है। अरे, ऐसा लगता है कि मैं फिर से उसके कर्ज में आ चुका हूँ। साथ ही वो जीवन को देखकर अपने मन में कह रहा होता है ये बच्ची भी मेरे तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। जिसके बाद अपना जिनो उस कोला की कैन को वहाँ टेबल पर रख देता है और वो बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा जो ये कर्ज है से चुका दूंगा। और अपने जिनो ने अपने जून के पेट के ऊपर हाथ रखा होता है। साथ ही वो आंख बंद करते हुए ध्यान लगाने लगता है। जिसके बाद वो नीचे महसूस करता है कि बिल्कुल काला हो चुका होता है और उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन उसी वक्त अपने जिनो के हाथ में से काफ़ी ज़्यादा गोल्डन लाइट निकलने लगती है जो कि अपने जिना के अंदर जा रही होती है। उसकी वजह से उसकी आंखें खुल चुकी होती है अपने जिनों की और उसके बाल भी उड़ रहे होते हैं। साथ ही वो मन में सोच रहा होता है सच में एक नॉर्मल लाइफ जीना भी सच में काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। तो हाँ यारो, आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं ख़त्म होती है। और हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मैं 1 तारीख से 7 तारीख तक कोई वीडियो नहीं लाऊंगा, लेकिन मेरी जो टूर है वो कैंसिल हो चुका है और वो कुछ समय बाद होगा, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बना दी है। और हाँ, मैं आशा करता हूँ आपको ये न्यू सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और हाँ, कल या परसों में मैं लेज़ी प्रिंस का भी चैप्टर घेर दूँगा। तो इसी के साथ बाय।